समय निरंतर चलता रहता है। आप काम करें या आराम करें, समय आपके लिए रुकेगा नहीं, आपका इंतजार नहीं करेगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम समय के महत्व को समझें और अपने जीवन में अनुशासन को पहले स्थान पर रखें। हमारा जीवन अनुशासन के बगैर अधूरा है। इसका पालन करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अनुशासन की डोर के साथ हम सफलता की ऊंचाइयों को आसानी से छू सकते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं नरेंद्र सिंह। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। तो शालिनी, हेलो इंडिया में क्या कुछ खास है, आइए एक नजर डालते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही होंगी राज्यों की सुर्खियां। पॉजिटिव स्टोरी में आपको बताएंगे चुनौतियों का सामना कर कैसे किसी ने दिव्यांगता को ही बना डाला अपना हथियार। साथ ही याद करेंगे सिनेमा जगत की एक खास शख्सियत राजेंद्र कुमार को। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। नरेंद्र, इसके अलावा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास रहेगा, तो अगले आधे घंटे आप जुड़े रहिए हमारे साथ हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर झारखंड में देवघर हवाई अड्डे सहित 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन को लेकर सोमवार की शाम देवघर में 1 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए और शहर के विभिन्न स्थानों पर रंगोली सजाई गई। पीएम के रोड शो को लेकर भी लोग काफी उत्साहित हैं। पीएम आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह के अनावरण के मौके पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। इस अनावरण के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इस साल की आखिर में नए संसद भवन में कामकाज शुरू होने से पहले पहला बड़ा मील का पत्थर है। संसद का शीतकालीन सत्र नए भवन में आयोजित किया जाना है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से भी बातचीत की और उनसे कहा कि उन्हें अपने काम पर गर्व होना चाहिए। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि हमारा प्रयास है कि संसद के नए भवन का निर्माण कार्य भी अतिशीघ्र पूर्ण कर इसे देश की जनता को समर्पित करें। इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क? मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता के दौरे पर हैं। वो वहां पर बीजेपी विधायकों के साथ बैठक कर बातचीत करेंगी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू अपने पक्ष में समर्थन के लिए इन दिनों विभिन्न राज्यों के दौरों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध पर फिलहाल कोई फैसला न लेने का निर्देश दिया है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से दाखिल किए उस प्रतिवेदन पर गौर किया जिसमें कहा गया था कि उद्धव ठाकरे धड़े की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। उद्धव ठाकरे धड़े ने 3 और 4 जुलाई को हुई महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही की वैधता को भी चुनौती दी है, जिसमें विधानसभा के नए अध्यक्ष का चयन किया गया था और इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शक्ति परीक्षण में बहुमत साबित किया था। गोवा में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर मतभेद सामने आए हैं। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से अपने 2 विधायक माइकल लोबो और दिगंबर कामत को अयोग्य ठहराने की मांग की। कांग्रेस ने माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया है।
गोवा में विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस के जिन 5 विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा था, वे मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक गोवा के ताजा घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए गोवा में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 21 जुलाई को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा है। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी एकता धराशायी होती नजर आई। रक्षा संबंधी संसदीय परामर्श समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने 6 विपक्षी सांसदों के उस बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए जिसमें अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की गई है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को रक्षा संबंधी संसदीय परामर्श समिति के सदस्यों को सैन्य भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के बारे में एक प्रस्तुति दी थी। एआईएडीएमके की आम परिषद की बैठक में पार्टी के नेता ओ पन्नीरसेल्वम को दल की प्राथमिक सदस्यता और कोषाध्यक्ष के पद से निष्कासित कर दिया गया। वहीं ए पलानीस्वामी को अपना अंतरिम महासचिव निर्वाचित किया। उन्हें संगठन चलाने के लिए अधिकृत किया गया है। इधर तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के 2 विरोधी नेताओं ए के पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम के समर्थकों की ओर से पार्टी के कार्यालय के अंदर और बाहर हिंसा तोड़फोड़ किए जाने के बाद अधिकारियों ने पार्टी के मुख्यालय को सील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना के मामले में 4 महीने की सजा सुनाई। कोर्ट ने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के आरोपी विजय माल्या के खिलाफ ये फैसला दिया है। पीठ ने मामले में विजय माल्या पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को ही सुरक्षित रख लिया था और टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती। माल्या को अवमानना के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका 2020 में ही खारिज कर दी थी। भारत के अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रखंड के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की तरफ से जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 में कहा गया कि वैश्विक जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद से सबसे धीमी गति से बढ़ रही है और 2020 में यह 1% से कम हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के नवनीत अनुमान से पता चलता है कि दुनिया की जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 अरब और 2050 में 9.7 अरब तक बढ़ सकती है। परमेश्वरन अय्यर ने नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया। उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अय्यर ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में काम किया है। परमेश्वरन अय्यर वर्ष 2016 से 2020 के दौरान नई दिल्ली में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में सचिव थे। उन्होंने देश में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन का नेतृत्व किया था। युवा भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता ने आईएसएसएफ विश्व कप में गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने चांगवन में आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल के मुकाबले में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता लुकास कोजेंस्की को 17-9 से हराया। हरियाणा की रहने वाली भगवानी देवी 94 साल की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीतकर दुनिया के लिए अब प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। भगवानी ने फिनलैंड के टेम्परे में 100 मीटर स्प्रिंग इवेंट में केवल 24.74 सेकंड के टाइम के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके अलावा उन्होंने शॉट पुट यानी कि गोला फेंक में भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों से आ रही खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की बेंच आज ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की एक याचिका पर सुनवाई करेगी। जुबैर ने यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की थी। याचिका में यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के सिविल अस्पताल टोनी देवी में 1 करोड़ रुपए के निवेश से PSA ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया।
इस मौके पर उन्होंने करीब 70 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन, पोर्टेबल एक्सरे और आधुनिक चिकित्सा मशीनों का भी शुभारंभ किया। महाराष्ट्र में शिवसेना के लोकसभा सांसदों ने भरोसा दिया है कि वे एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को समर्थन देंगे। शिवसेना महाविकास अघाड़ी का सहयोगी दल है। इसमें 3 दलों के गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस भी शामिल हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस मौके पर होमगार्ड के जवानों ने बाइक रैली निकाली। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों के लिए श्रीनगर से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर से टिकट बुक करने की व्यवस्था की है। पहले श्रीनगर से पहलगाम के लिए हेली बुकिंग उपलब्ध थी और वहां से यात्रियों को पंचतरणी के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। यहां पिछले 10 दिनों में सिर्फ 2.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। भोपाल के कई बस्तियों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश से कुछ इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां अगले 24 घंटों में मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना। महाराष्ट्र के नासिक जिले में भारी बारिश जारी रहने से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया और गोदावरी नदी के मध्य में स्थित अनेक मंदिर डूब गए। यहां बांध का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बांध से पानी छोड़े जाने पर हालात बिगड़ सकते हैं। गोदावरी और अन्य नदियों के तटों के आसपास बसे गांव के लोगों को स्थिति को लेकर सतर्क कर दिया गया है। कर्नाटक के तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में रविवार से ही भारी बारिश जारी है। वहीं अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ जिलों में भारी बारिश की वजह से इन जिलों में निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में खराब मौसम को देखते हुए इन जिलों में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। निचले इलाकों में रहने वालों को भी सतर्क कर दिया गया है। तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। प्रदेश के आसिफाबाद, निर्मम, निजामाबाद, पेदापल्ली, सिरिसिला, भूपलपल्ली और मुलुगु जिलों में भारी बारिश के बाद नदी, नाले और जलाशय उफान पर हैं, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसके बाद लोगों को विशेष शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बारिश के लिए IMD अलर्ट पर विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में हालात का जायजा लिया। साथ ही 14 जुलाई तक स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की। बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहे श्रीलंका को बेहद जल्द एक नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। श्रीलंका संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने घोषणा की है कि 20 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे, जैसा कि उन्होंने पहले वादा किया था। इसके साथ ही देश में सीमित मात्रा में एक बार फिर ईंधन और गैस की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी को संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल हुई है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी सहयोगी कोमैतो को 248 सदस्यीय सदन में 146 मत हासिल हुए, जो बहुमत के आंकड़ों से काफी अधिक है। इस जीत से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा वर्ष 2025 तक पद पर बने रहेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा और दीर्घकालिक नीतियों पर काम जारी रखेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने सीरिया में मौजूदा स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध और काला सागर में अनाज के निर्यात के लिए सुरक्षित कॉरिडोर की स्थापना पर चर्चा की। इस फोन कॉल के दौरान एर्दोआन ने इस बात पर भी चर्चा की कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का अंत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुर्की रूस युद्ध यूक्रेन के बीच बातचीत की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने में मदद देने के लिए तैयार है। इस मामले में उससे जो बन पड़ेगा वो करेगा।
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा 44 अरब अमेरिकी डॉलर के अधिग्रहण सौदे को समाप्त करने के बाद ट्विटर इंक के शेयरों में तेजी से गिरावट देखी गई। वहीं ट्विटर ने एलन मस्क द्वारा करार को रद्द करने के फैसलों को अमान्य और गलत बताया। वर्तमान में ट्विटर के प्रत्येक शेयर की कीमत 33.31 अमेरिकी डॉलर है, जो मस्क द्वारा दिए गए 54.20 अमेरिकी डॉलर प्रति शेयर के प्रस्ताव से काफी कम है। ट्विटर के शेयरों में 11.3% की गिरावट दर्ज की गई है। ट्विटर के शेयर फिलहाल अप्रैल की तुलना में काफी कम है, जब मस्क ने कंपनी में अपनी शुरुआती 9% हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। जेम्स बॉन्ड फिल्मों के लिए प्रतिष्ठित थीम संगीत लिखने के लिए मशहूर ब्रिटिश संगीतकार मॉन्टी नॉर्मन का सोमवार को निधन हो गया। वो 94 वर्ष के थे। उन्होंने सॉन्ग बुक और पॉपी एंड मेक मी एंड ऑफर एंड क्लिफ रिचर्ड जैसे पॉप सितारों के लिए संगीत और फिल्मों में गाने लिखे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब से पहली रंगीन फोटो रिलीज की है। ये अब तक देखी गई ब्रह्मांड की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली पहली रंगीन तस्वीर है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की घोषणा 5 सितंबर को की जाएगी। प्रधानमंत्री बनने की रेस में कई नाम शामिल हैं। इनमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे चल रहा है, जिन्होंने हाल ही में ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से हटने की घोषणा की थी। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में कई लोग अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। और अब बात करते हैं आज होने वाले कुछ खास इवेंट्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री विधानसभा संग्रहालय और विधानसभा गेस्ट हाउस की आधारशिला भी रखेंगे। आज खान और खनिजों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार सहित अन्य श्रेणियों में पुरस्कार देंगे। साथ ही आज श्रम, कपड़ा और कौशल विकास और कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी आज होनी है। तो शालिनी, ये तो थी आज की गतिविधि। अब बात करेंगे आज के इतिहास की। आज से जुड़ा हुआ दिन, इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण घटनाओं या उन महान विभूतियों का जो आज के दिन से सरोकार रखते हैं। 12 जुलाई वर्ष 1895 में दुर्गा प्रसाद खत्री का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक थे। ये ख्याति प्राप्त देवकीनंदन खत्री के पुत्र थे, जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तिलस्मी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी। दुर्गा प्रसाद खत्री ने 2 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। इनके उपन्यास 4 प्रकार के हैं, जिनमें तिलस्मी, जासूसी, सामाजिक, अद्भुत और संभाव्य घटनाओं पर आधारित उपन्यास। तिलस्मी उपन्यास में दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता की परंपरा का बड़ी सूक्ष्मता के साथ अनुकरण किया है। दुर्गा प्रसाद ने उपन्यास लहरी और रणभेरी नामक 2 पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी किया। उन्होंने स्वतंत्रता काल में देश की आजादी की लड़ाई से प्रेरित होकर कई जासूसी उपन्यास लिखे। प्रतिशोध, लाल पंजा, रक्तामंडल, सफेद शैतान जासूसी उपन्यास होते हुए भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को प्रतिबिंबित करते हैं। नरेंद्र, अब हिस्ट्री के बाद बात करते हैं एक पॉजिटिव स्टोरी की। हम बहुत सी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हमारे इस हेलो इंडिया में लेकर आते हैं जो बहुत प्रेरणादायक होती हैं, और साथ ही आपको बता दें कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अगर आपने ठान लिया और अगर आप कोशिश करें तो यकीनन आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अगर इरादे पक्के हो नरेंद्र, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जी हाँ शालिनी, बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिला बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां दिव्यांग ब्रजेश कुमार ने वो कारनामा कर दिखाया जो शायद मुमकिन नहीं है। आइए मिलते हैं हौसलों के धनी ब्रजेश से। चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, अगर आपका इरादा पक्का है और सोच स्पष्ट है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
और कुछ इसी राह पर चलकर अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं बिहार के ब्रजेश कुमार। बाराचट्टी के एक छोटे से गांव केदुआ में रहने वाले ब्रजेश दिव्यांग हैं। उनके दोनों हाथ नहीं हैं। इसके बावजूद वो न सिर्फ पैरों से लिखते पढ़ते हैं बल्कि स्कूल जाकर वहाँ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। हमारे जब मैट्रिक का प्रथम स्थान आया था उसका मतलब जो मिलता है ना राशि, तो वो राशि लाने गए थे। तो वहाँ पर ही हमको बोला कि साइन कैसे करोगे, तो हम बोले कि सर साइन तो हम कर नहीं पाएंगे। तो फिर भी हम सोचे कि अगर साइन करने के लिए है तो हम किसी न किसी तरह हम साइन कर देंगे। तो हमको दिमाग में आया कि नहीं, हम पैर से लिख सकते हैं। धीरे धीरे एक बच्चा को 2 बच्चा को हम घर ही पे अपने भाई के देखें कि पढ़ने जाता था तो उसको बताएं कि नहीं इस तरह से लिखो। तो जब कलम पकड़े तो हम स्टार्टिंग में हमको क्या लिखा तो हम उसी प्रकार धीरे धीरे हम अपना अभ्यास करने लगे। पहले ब्रजेश एक सामान्य आदमी की तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन 22 अक्टूबर 2015 को हुए एक हादसे की वजह से उन्हें अपने दोनों हाथ खोने पड़े। पढ़ने लिखने के शौकीन ब्रजेश इस वजह से काफी परेशानी का सामना कर रहे थे। लेकिन अपनी जिद और जज्बे के दम पर उन्होंने पैरों से लिखने का न सिर्फ अभ्यास किया बल्कि आज वो पैरों से हाथ की तरह अच्छे से लिख रहे हैं। हमारे साथ हादसा 22 अक्टूबर 2015 को हुआ था। उस समय हम पढ़ने के लिए साइकिल से जा रहे थे। 11,000 वाला तार गिर गया हमारे दोनों हाथ पे। वो सारे लोग चंदा करके हमें किसी तरह डॉक्टर ने भर्ती किया। भर्ती करने के दौरान हमारा सब इलाज चला। उसी दौरान मेरा दोनों हाथ काटा गया डॉक्टर के द्वारा। अपनी दिव्यांगता पर जीत हासिल करने वाले ब्रजेश आज बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं और उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ब्रजेश की इस मुहिम में उनकी दिव्यांगता रोड़ा बनी हुई है। पहली बार हम अपना जब हस्ताक्षर लिखे तो धीरे धीरे उसी प्रकार हम बैंक में भी गए। कभी बार तो ठेपा मारा गया था। हमको खुद से अंदर से महसूस हुआ कि नहीं, हम पढ़े लिखे होकर भी हम ठेपा मारने रहे। इसीलिए हम सोचे कि नहीं, हम अपने से खुद से अपना करेंगे। तो उसी प्रकार धीरे धीरे हम करते हुए आज यहाँ पर पहुँचे। वाकई ब्रजेश ने अपनी जिंदगी में हुए हादसों और अपनी दिव्यांगता की चुनौती को जिस तरीके से पार किया है वो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। नरेंद्र, कई बार लोग शारीरिक तौर पर पूरी तौर से सक्षम होते हैं और उसके बाद भी निराशा के अंधकार में घिरे रहते हैं और सोचते हैं कि ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, आगे कैसे बढ़ें। लेकिन जब ऐसी कहानियाँ, ब्रजेश जैसी कहानियाँ सामने आती हैं तो वो ये दिखाती हैं कि इतनी अक्षमताएं, इतनी चुनौतियाँ भी आपको डिगा नहीं सकती अगर आपके इरादे मजबूत हों। नरेंद्र, बढ़ते हैं आगे और अब हम हेलो इंडिया में क्या कुछ खास दिखाने वाले हैं। शालिनी, हम आप बात करेंगे मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार की, जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। राजेंद्र कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने 4 दशक के लंबे करियर में ढेरों सुपरहिट फिल्में दी। 60 के दशक में तो एक वक्त ऐसा भी आया जब इनकी 6 से 7 फिल्में एक ही समय पर सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रही थीं। बिल्कुल नरेंद्र, और सिल्वर जुबली कहा जाता है जब एक ही फिल्म 25 वर्षों तक देखी जाए और 25 हफ्ते तक वो सिनेमाघरों में चले, उसे सिल्वर जुबली कहा जाता है। और उनकी कई फिल्में इतनी बार देखी गईं और इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसके बाद उनको जुबली कुमार कहा जाने लगा। तो चलिए चलते चलते आपको दिखाते हैं राजेंद्र कुमार के कुछ सदाबहार गीत। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले ये भी बता दें नरेंद्र कि आप संसद टीवी पर हमारे इस खास कार्यक्रम को देखना ना भूलें और हमें दें आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। रस्ते में 2 अनजाने ऐसे मिले दीवाने, जैसे नहीं बेगाने। ये प्यार नहीं तो क्या है, कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ। बोले सितमगर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ।
जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। हर दिन जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम मैं तेरी हूँ, तेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन